LO1 और LO2 हमारे ख़त्म हो चुके हैं। LO3 जो कि कोर्स आउटकम 1 का है, वो है कैलकुलेट लॉसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ये भी कॉग्निटिव डोमेन में हमें पढ़ना है, मतलब कि हम कैसे लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद लॉसेस को कैलकुलेट करने के बाद एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर की। अब इसकी डिटर्मिनेशन हमें करना है, तो उसके लिए आपने पहले भी ट्रांसफार्मर में लॉ एफिशिएंसी निकालने के लिए टेस्टिंग की थी। तो यहाँ पे भी हम टेस्टिंग करेंगे और वहाँ पे आपने ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पढ़ा था। यहाँ पे भी हम ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट ही पढ़ेंगे और नो लोड टेस्ट या ब्लॉक रूटर टेस्ट के नाम से भी इसे हम पढ़ते हैं। तो इनसे हम लॉसेस निकालेंगे और लॉसेस निकालने के बाद हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉसेस निकल जाएंगे तो इफ़िशियंसी, मतलब हमें इफ़िशियंसी का मैंने आपको लिखवाया था शाफ्ट पावर अपॉन स्टेटर इनपुट, है ना। तो स्टेटर इनपुट का हम लिख सकते हैं शाफ्ट पावर प्लस कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस। तो इस प्रकार से कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस हमें कैलकुलेट करना है, जिससे हम एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। और कांस्टेंट लॉसेस निकालने के लिए एक अलग टेस्टिंग होगी और हमारे कॉपर लॉसेस या वेरिएबल लॉसेस निकालने के लिए टेस्टिंग अलग होगी। तो सबसे पहला जो टेस्ट है हमारा वो है नो लोड और ओपन सर्किट टेस्ट। ट्रांसफार्मर में आपने जब ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ा था, वही नो लोड टेस्ट यहाँ पे भी है। मतलब वो ये टेस्ट जो है उससे मिलता जुलता है ओपन सर्किट टेस्ट से। अब ओपन सर्किट टेस्ट में यहाँ पर क्या होगा, ओपन सर्किट करने के लिए हमें मोटर का जो रोटर होगा, उस जो शाफ्ट पे जिस शाफ्ट पर रोटर होगा, उस मोटर के शाफ्ट से हम लोड के शाफ्ट को डिस्कनेक्ट कर देंगे या अनकपल कर देंगे, जिससे कि मोटर नो लोड की स्थिति पे चल पाए। और इस स्थिति पे हम रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रिक्वेंसी के साथ स्टेटर को देंगे, ताकि मोटर रन करते रहे बिना लोड के। तो बिना लोड के हम मोटर को रन कराएंगे, मतलब मोटर को लोड फ्री करना है हमको, उस पर कोई भी प्रकार का लोड नहीं होना है। और इस स्थिति में हम रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पर देंगे और मोटर को रन कराएंगे। तो यहाँ पे जो इनपुट पावर है, जो इनपुट पावर मतलब मोटर के द्वारा कितना पावर कंजम्पशन होगा या पावर की डिमांड होगी, तो उस इनपुट पावर को हम कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, हम यहाँ पे थ्री फेस सप्लाई देंगे, तो थ्री फेस सप्लाई में थ्री फेस पावर मेज़रमेंट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड की सहायता से हम इनपुट पावर को मेजर करेंगे। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, वोल्ट मीटर और एम मीटर को इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। किसी भी दो फेस के बीच में हमने वोल्ट मीटर को लगाया है और इसके बाद वो उस पर्टिकुलर फेस पे मतलब लगाया है एक पॉइंट, और एक पॉइंट जिस पे कोई वाट मीटर जिसमें दोनों वाट मीटर की पोटेंशियल कॉइल आके जुड़ रही है। आप देख सकते हैं, ये करंट कॉइल होती है, पोटेंशियल कॉइल होती है। वाट मीटर में दो कॉइल्स होती हैं, ये दोनों की पोटेंशियल कॉइल जो है वो प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल वो इस एक फेस से जुड़ी हुई है। तो जिस फेस से दोनों प्रेशर कॉइल जुड़ी हुई होती है उस पर कोई वाट मीटर नहीं लगा हुआ रहता है, और दो फेज़ में हमारा वाट मीटर लगा हुआ होता है, इस प्रकार से जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार से वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे हम, एक फेज़ में जिसमें वाट मीटर कनेक्टेड है और उसका दूसरा पॉइंट जिस फेज़ पे आकर दोनों की पोटेंशियल कॉइल जुड़ रही हैं उस पर हम वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट को रखेंगे। एम मीटर को हम सीरीज़ में कनेक्टेड कर रहे हैं यहाँ पर करंट मेजरमेंट के लिए। तो ये एम्पियर मीटर यहाँ पर हमने इस फेस पर हमने एम्पियर मीटर को इस प्रकार से लगा दिया। तो हमें वोल्ट मीटर से वोल्टेज की वैल्यू और एमीटर से हमें करंट की वैल्यू नो लोड की स्थिति में प्राप्त होंगे। तो नो लोड की स्थिति में जो वी वोल्टेज होगा वो आपका रेटेड वोल्टेज या रेटेड सप्लाई वोल्टेज हम बोल सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज की रीडिंग को प्रदर्शित करेगा, और एमीटर जो है नो लोड धारा को प्रदर्शित करेगा। तो एमीटर वोल्ट मीटर को चित्र में दर्शाए गए अनुसार वही लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग, पढ़ लेना।
और वोल्टमीटर जो है नॉर्मल रेटेड सप्लाई वोल्टेज को रीड करेगा, और एमीटर नो लोड को करंट को। और नो लोड करंट जो होता है एक्चुअली, जो जब मोटर पे लोड कनेक्टेड होगा तो उस दौरान उसमें फुल लोड करंट प्रवाहित होगा। तो जब मोटर से डिस्कनेक्टेड है, नो लोड कंडीशन पे है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है नो मैकेनिकल लोड, है ना। तो नो मैकेनिकल लोड मतलब लोड कनेक्टेड नहीं है, तो इस स्थिति में जो नो लोड धारा प्रवाहित होगी उसका जो मान होगा वो केवल 20 से 30% होगा, किसके तुलना में, या किसके बराबर, फुल लोड करंट के, है ना। जैसे फुल लोड करंट 10 एम्पियर है, तो ये क्या होगा 0.22 टू 0.3 ऑफ फुल लोड करंट, है ना। तो इस प्रकार से नो लोड करंट की वैल्यू होती है। तो जनरली यहाँ पे आई की वैल्यू जो है हमारी बहुत ही स्मॉल होती है नो लोड करंट की। तो इसके कारण जो हमारे वेरिएबल लॉसेस मतलब कॉपर लॉसेस जो होते हैं, I2R लॉसेस, उसको हम प्राइमरी में क्या मानेंगे, निगलेक्टेड। देखो प्राइमरी क्यों लिखा है, प्राइमरी इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसको दो तरीके से ट्रीट करेंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जो लॉसेस हैं वो बहुत कम होंगे। और चाहे प्राइमरी की बात करें हम, प्राइमरी में क्योंकि हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं इसलिए हम प्राइमरी तरफ की बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी करंट में भी जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू भी काफ़ी कम होगी। तो हम I2R लॉसेस को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो I2R लॉसेस जो निगलेक्ट हो जाएंगे, तो I2R लॉसेस को हम निगलेक्ट इसलिए करें क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत कम है, तो उसका स्क्वायर जो है वो और भी बहुत कम हो जाएगा। तो इस केस में हम वेरिएबल लॉसेस को निगलेक्ट करते हैं। और हमारे कोर लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस, अब जो बचे हुए लॉसेस हैं हमारे, जो कांस्टेंट लॉसेस हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, कोर लॉसेस हो सकते हैं, या फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस हो सकते हैं। इन्हें फिक्स्ड लॉसेस भी कहा जाता है। तो फिक्स्ड लॉसेस हमें जो पावर, जो हमें वाट मीटर हमने लगाया है पावर मेज़रमेंट के लिए, तो वाट मीटर 1 W1 या W2 या P1 या P2 भी लिख सकते हैं। W1 या W2 की जो रीडिंग हमें दर्शाएगी, वाट मीटर की जो रीडिंग दर्शाएगी हमें, वो केवल कांस्टेंट लॉसेस की रीडिंग दिखाएगी, उसमें वेरिएबल लॉसेस नहीं होंगे। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम नो लोड लॉसेस कैलकुलेट करते हैं। और नो लोड लॉसेस यहाँ पे कौन से कैलकुलेट होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस। तो ये वही लिखा हुआ है मैंने, आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे P1 प्लस P2 की जो रीडिंग होगी वो दैट इज़ इनपुट पावर और कांस्टेंट पावर, इट इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ 2 वाट मीटर रीडिंग, जो कि किसकी रीडिंग होगी, कांस्टेंट आयरन लॉसेस, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस की। तो ये टोटल लॉसेस हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हम मानते हैं सपोज VIN इनपुट लाइन वोल्टेज, P इनपुट इज़ द टोटल, P इनपुट या P कांस्टेंट, है ना, या P टोटल, कुछ भी लिख सकते हैं। टोटल इनपुट पावर एट नो लोड, I0 इनपुट लाइन करंट, I0 इनपुट लाइन करंट जो है वो नो लोड की स्थिति में है ना। V इनपुट मतलब VIP जो है VINL लाइन में है, और ये इनपुट फेज़ वोल्टेज, ये फेज़ वोल्टेज के फॉर्म में है। तो लाइन वोल्टेज के फॉर्म में जब हम PINL को लिखेंगे, लाइन पावर को, लाइन पावर को हम कैसे लिखते थे, √3VL IL साइन cos फाई, याद होगा आपको। और या तो फेस के फॉर्म में लिखते थे तो क्या लिखते थे, 3V फेस I फेस cos फाई। तो यहाँ पे हम लाइन वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो PINL की वैल्यू होगी √3VINL I0 cos फाई नॉट। और यहाँ पे दो कंपोनेंट है, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, IM और IW आपको याद होगा, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस के थ्रू हम लेते हैं। RC कोर लॉस कंपोनेंट हम इसे मानते हैं, जो कि फेज़ में होता है। तो फेज़ में और मतलब वोल्टेज के फेज़ में और करंट के बीच में जो एंगल बनेगा, तो ये जो IW वाला जो कंपोनेंट होगा उसको हम I0 cos फाई नॉट से वो करेंगे। आपने जो फेज़र डायग्राम बनाया होगा उसमें जाइएगा, है ना। तो उसमें आपने I0 लिया था और आपने क्या लिया था, IM, और यहाँ पे था आपका IW। तो I0 के जो दो कंपोनेंट होंगे, वो एंगल वाले के पास वाले के कंपोनेंट को हम लिखते हैं IW cos फाई नॉट, और एंगल के अपोजिट वाले कंपोनेंट को हम लिखते हैं IM sin फाई नॉट। तो ये वहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। तो आपका दो जो शंट ब्रांच करंट होते हैं, शंट ब्रांच जो आपकी बनती है स्टेटर के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बाद जो आप बनाते हैं, उसमें शंट ब्रांच पैरामीटर जो बनते हैं वो क्या होते हैं, RC और XM।
RC is responsible for loss component और XM is denoted to uh, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए XM। तो यहाँ पे दोनों जो कंपोनेंट होते हैं, IM का कंपोनेंट हो जाएगा आपका IM I नॉट साइन फाई नॉट और IW जाएगा I नॉट कॉस फाई नॉट। तो इससे आप शंट ब्रांच पैरामीटर्स R नॉट या R, आप उसको RC भी लिख सकते हैं या R नॉट, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, और उसको XM और X नॉट कुछ भी लिख सकते हैं। तो R नॉट मतलब V/I, तो R नॉट के लिए I कौन सा IW, और X नॉट के लिए I कौन सा IM, VIP अपॉन IW और VIP अपॉन IM। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि नो लोड टेस्ट से हम कांस्टेंट लॉसेस निकालने के साथ साथ हम शंट ब्रांच पैरामीटर्स के मानों को भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट जो है ट्रांसफॉर्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ही मिलता जुलता है, और इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में हम जो करते हैं मोटर के साथ, वो इस प्रकार से प्रक्रिया होती है कि हम एक ब्रेक ड्रम अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं। जैसे कि मोटर का आपका रोटर है, उसमें एक ब्रेक ड्रम हम अरेंजमेंट ऐसा यूज़ करेंगे जिससे कि मोटर को लॉक कर देंगे ताकि वो घूम नहीं सके, और लॉक करने की स्थिति में मोटर लॉक्ड हो जाएगा और वो पूरी तरीके से फुल लोड करंट को ड्रॉ करेगा, करंट की वैल्यू को ज़्यादा ड्रॉ करेगा, घूम नहीं पाएगा। तो इस स्थिति में हम जो वोल्टेज देंगे, है ना, जो वोल्टेज हमें देना पड़ेगा, बहुत कम वोल्टेज देना पड़ेगा। कम वोल्टेज देने पर ही फुल लोड करंट प्रवाहित हो जाएगा, है ना। मोटर के रोटर को लॉक करने से बहुत कम वोल्टेज पर ही फुल लोड करंट प्रवाहित हो जाता है। तो कम वोल्टेज देना पड़ रहा है हमें, है ना, ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना पड़ रहा है, कम वोल्टेज देना पड़ रहा है, और ऊपर से हमें फुल लोड करंट भी प्राप्त हो जा रहा है, और जिससे फुल लोड करंट प्राप्त हो जाएगा तो I/R लॉसेस हमें प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और चूँकि हम रिड्यूस वोल्टेज रिड्यूस सप्लाई के साथ दे रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हम रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज विथ रिड्यूस फ्रिक्वेंसी देंगे, तो ये जो वोल्टेज रीड करेगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम वैल्यू होगी इसकी, और ये ISC जो करंट होगा IFL फुल लोड करंट के बराबर होगा। तो जो वाटमीटर 1 और वाटमीटर 2 W1 और W2 की जो रीडिंग होगी, वो हमें किसकी रीडिंग देगा, वो हमें रीडिंग देगा कॉपर लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस, जिसे हम I/R के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो कोर लॉसेस जो होते हैं, जनरली कोर लॉसेस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। चूँकि हम वोल्टेज को बहुत कम दे रहे हैं, तो बहुत कम वोल्टेज देने के कारण जो कोर लॉसेस है, इसमें हम कोर लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस, उसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो W1 और W2 की रीडिंग जो प्राप्त होगी, वो केवल किसकी रीडिंग प्राप्त होगी, कॉपर लॉसेस की रीडिंग बस प्राप्त होगी। इस स्थिति में ध्यान रखें वोल्टेज को ज़्यादा ना करें, है ना। मशीन में जो मशीन ओवरहीट हो सकती है, तो इस स्थिति में ध्यान रखें लॉक्ड कंडीशन में रिड्यूस वोल्टेज ही देना है। और ये रिड्यूस वोल्टेज हमें कहाँ से प्राप्त होता है, चूँकि ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, तो हम इसमें रिड्यूस वोल्टेज कैसे प्राप्त करते हैं, 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर से। हम 3 फेज़ सप्लाई लाइन को हम डायरेक्टली दे नहीं सकते, तो हम वेरिएक यूज़ करते हैं, 3 फेज़ वेरिएक, जो कि होता है 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर। और 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि AC वोल्टेज को वेरिएबल करना, है ना। वेरिएबल AC वोल्टेज प्रदान करने हेतु हम 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो आप रिड्यूस वोल्टेज विथ रिड्यूस फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सकते हैं 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर से। और ब्रेक ड्रम अरेंजमेंट से आपको रोटर को लॉक करना है। इस स्थिति में रिड्यूस वोल्टेज के कारण कोर लॉसेस निगलेक्ट हो जाएंगे, और कम वोल्टेज पे ही जो फुल लोड करंट है प्रवाहित हो जाएगा, और फुल लोड करंट के प्रवाहित होते ही हमें कॉपर जो वाटमीटर की रीडिंग्स मिलेगी, वो क्या मिलेगी हमें, वो मिलेगी कॉपर लॉसेस की रीडिंग। और चूँकि 2 वाटमीटर मेथड हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं पावर मेजरमेंट के लिए, तो W1 प्लस W2 हमें रीडिंग जो मिलेगी, सम ऑफ अरिथमेटिक सम ऑफ वाटमीटर रीडिंग, दैट विल बी इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस occurring in the motor. Variable losses means I/R losses. तो
आप ये पढ़ लीजिएगा, यही सब मैंने आपको लिख के भी दिया है। अब इसमें हम टोटल पावर इनपुट शॉर्ट सर्किट पावर के पीएससी के फॉर्म में भी ले सकते हैं या P1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 वाट मीटर रीडिंग्स इक्वल्स टू P1 प्लस P2। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो यहाँ पे आप लिख देंगे वेरिएबल लॉसेस, है ना, इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस आप लिख देना। चूँकि वोल्टेज बहुत कम है, कोर लॉसेस V² के प्रोपोर्शनल होते हैं, वो निगलेक्ट कर देंगे। तो जब WSC हमें यहाँ पे रीडिंग देगा, मतलब WSC मतलब W1 प्लस W2 की जो रीडिंग मिलेगी वो केवल किसकी होगी, फुल लोड स्टेटर और रोटर कॉपर लॉसेस। याद रखें, कॉपर लॉसेस जो स्टेटर में होंगे या रोटर में होंगे उनकी टोटल रीडिंग जो हमें मिलेगी वो वेरिएबल लॉसेस कॉपर लॉसेस के रूप में मिलेगी W1 प्लस W2 के फॉर्म में। हम रीड करके लिख लेंगे। अब WSC को हम लिख कैसे सकते हैं, अगर हमें पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, WSC इक्वल्स टू √3 VL/IL cos phi SC। इसको भी लाइन वोल्टेज के टर्म में लिख लिया तो cos phi SC WSC अपॉन √3 VL/IL लिख सकते हैं। अब इसके अलावा अब WSC को और कैसे निकाल सकते हैं, आपने पिछले साल भी पढ़ा था I²R करके आप निकाल लेते थे, है ना। तो यहाँ पे भी हम WSC को हम ISC² R01 कर देंगे। अब यहाँ पे R01 क्या है, देखो R01 जो है ये रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू स्टेटर। मतलब स्टेटर का रेजिस्टेंस R1 तो रहेगा ही रहेगा, रोटर साइड का जो रेजिस्टेंस है उसको भी हम यहाँ पे ले आएंगे स्टेटर साइड पे। तो स्टेटर साइड पे जब रोटर का रेजिस्टेंस आता है तो वो हो जाता है R2/K², है ना। तो R2/K² हो जाएगा यहाँ पे। Z01 को हम लिख सकते हैं VSC/ISC, X01 को हम लिख सकते हैं √Z01² माइनस R01²। ये रिलेशन भी आपने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम Z को लिखते हैं R² प्लस X², Z² इक्वल्स टू, तो Z इक्वल्स टू हम √R² प्लस X² लिख सकते हैं। या तो हम इसको यहाँ से X² इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Z² माइनस R², स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम X01 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो क्या क्या किया, यहाँ पे हमने वेरिएबल लॉसेस के मान निकालने के साथ साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का मान भी निकाल लिया अगर हम स्टेटर साइड्स को रेफ़र करते हैं तो। अब बात आती है एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने की। तो शाफ्ट पावर आपको मालूम है, मोटर की पावर रेटिंग आपको मालूम रहेगी, तो शाफ्ट पावर हमें क्या प्राप्त हो रहा है और फिर उसके बाद कितने किलोवाट में है या HP में है ये आपको दिया रहेगा। और कांस्टेंट लॉसेस आपको कहाँ से मिलेंगे, नो लोड टेस्ट से। नो लोड टेस्ट से आपको जो रीडिंग मिलेगी वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2, W1 प्लस W2 या P1 प्लस P2, तो वो करने के बाद जो आपको लॉसेस मिलेंगे वो ये मिलेंगे कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस। आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से। तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से आपको जो वेरिएबल लॉसेस मिलेंगे वो प्लस कर देंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगी वो पॉइंट में जो आएगी उसको हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100% से, तो आपको एफिशिएंसी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम दो टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे, नो लोड टेस्ट और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। इसमें हम और कोई टेस्ट नहीं करते, यही दो टेस्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर में हम पोलैरिटी टेस्ट वगैरह भी करते हैं, है ना, सम्पनेस टेस्ट भी करते हैं, बैक टू बैक टेस्ट, है ना। वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे केवल नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट बस होता है, या ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट या ब्लॉक रोटर टेस्ट, दोनों नाम से हम इसको कह सकते हैं। और इससे हम लॉसेस कैलकुलेट करके एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये टेस्टिंग के हेल्प से हमने ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट में हमने क्या किया, हमने शंट ब्रांच पैरामीटर्स की वैल्यू भी निकाल लिए, और ब्लॉक रोटर टेस्ट में हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल ली अगर हम स्टेटर साइड को रेफ़र करते हैं तो। ये काफ़ी कुछ आपने जो ये एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये पूरे एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा होगा। तो इसके बेसिस से हमें प्रैक्टिकल भी करना है, आपको प्रैक्टिकल का वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमारा वही है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हमें स्टार्टर्स का डेमॉन्स्ट्रेशन पढ़ना है और उसके साथ साथ हमें टेस्टिंग करनी है, ये दोनों टेस्टिंग। तो वो जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो उसमें आपको ध्यान रखना है
आपको लैब वर्क मिलेगा। लैब वर्क जो है रहेगा आपको किस प्रकार से लिखना है वो उसमें मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा ये टेस्ट का जो है, ये टेस्ट में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये टेस्ट का हो सकता है थोड़ा देर से आए आपके पास वीडियो, मतलब ये वीडियो हो सकता है कुछ समय बाद आपको प्राप्त हो, पर स्टार्टर्स का आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। तो आप लैब असाइनमेंट 1 कर लीजिएगा। लैब असाइनमेंट 2 जो 3 फेस इंडक्शन मोटर में है वो हम कुछ समय बाद कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें कॉलेज में जाना पड़ेगा और कॉलेज अभी चल नहीं रहे हैं ना, तो कॉलेज चालू होंगे तभी वो प्रैक्टिकल संभव हो पाएगा। तो उस प्रैक्टिकल के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। बाकी स्टार्टर्स का डेमोन्स्ट्रेशन हमने क्लास में कर लेंगे, तो आपका लैब असाइनमेंट 1 कंप्लीट होते ही आप उसे प्रैक्टिकल फाइल में लिख लेना।